बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फैसल रशीद खान बिज कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पर। उससे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं पिछले लेक्चर के हवाले से बात करूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत लाइक किया, मेरा स्टाइल आपको पसंद आया कि जिस तरीके से मैंने बोर्ड पे वन बाय वन चीजों को लिखा और बयान किया। स्टूडेंट्स को वो स्टाइल बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कमेंट्स किए, उन्होंने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेजेस करके उसकी लेक्चर की एप्रिसिएशन की। थैंक यू सो मच। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर में जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हम डिस्कस करेंगे की टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसे हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज भी कह सकते हैं। तो देखें डियर्स, हर सब्जेक्ट की कुछ खास टर्मिनोलॉजीज होती हैं और उनके मुताबिक अगर हमें पता हो तो हम ज्यादा बेहतर अंदाज में उस सब्जेक्ट पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम लाइक दैट अकाउंटिंग की भी खास टर्मिनोलॉजीज है और उनके मुताबिक अगर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसके कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि हमें आने वाले वक्त में बहुत अच्छे तरीके से अकाउंटिंग की समझ आएगी। एक कॉमन मैन भी इन टर्मिनोलॉजीज को सुने, एक बिजनेसमैन सुने तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में अपने अकाउंटिंग मेंटेन कर सकता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकता है। सबसे पहले जो टर्म इस्तेमाल होती है वो बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या है? देखिए, कारोबार जो है वो एक इदारे से चलता है और इसमें जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस है कि कारोबार हमेशा पर्सनल रिकॉर्ड से अलग तस्वर किया जाता है। कोई भी शख्स है, मिसाल के तौर पर मिस्टर हामिद जो है वो बिजनेस स्टार्ट करे, मिस्टर हामिद घर भी चला रहे हैं, ठीक है। सो उनका जो घर का रिकॉर्ड है और जो घर का हिसाब किताब है वो अलहदा होगा। जो उन्होंने सेविंग्स है या जो उन्होंने पैसों का अरेंज किया, जिस कैपिटल जिस सरमाए से वो बिजनेस शुरू करेंगे, सो वो हमेशा अलहदा तस्वुर किया जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो यूज होती है वो है गुड्स या मर्चेंडाइज, ठीक है। सो ये लफ्ज बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया जाएगा। तो गुड्स क्या होती है स्टूडेंट्स? गुड्स हम अकाउंटिंग में वैसे कॉमन लाइफ में भी हम गुड्स जो अशिया के बारे में इस्तेमाल करते हैं। सो कारोबार के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से गुड्स वो चीज होती हैं जो हम दोबारा सेल करने के पर्पज से हम बिजनेस में रखते हैं या बिजनेस में खरीदते हैं, उन्हें गुड्स कहा जाता है। सो इसके साथ साथ ही मैं जो टर्म यूज करूंगा परचेजेस, परचेजेस भी बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। परचेजेस क्या है? जो हम गुड्स परचेज करते हैं हम उसे एक अकाउंट का नाम दे देते हैं, वो परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं और इसकी दो चीजें हैं, एक होते हैं कैश परचेजेस और एक है क्रेडिट परचेजेस। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है कि जो माल जो गुड्स हम कैश पे यानी नकद खरीदेंगे, जिसकी अदायगी हम फौरन कर दिया करते हैं, यानी कारोबारी इदारा फौरन ही कर देगा, वो कैश परचेजेस कहलाएंगे। अगर वो इन फ्यूचर अगर उसकी पेमेंट करना है और वो उधार पर खरीदी गई है तो वो क्रेडिट परचेजेस कहलाएंगे। और इसके साथ साथ एक और टर्म जो यूज होते हैं परचेजेस से, वो परचेजेस रिटर्न है। परचेजेस रिटर्न बेसिकली जो है वो अशिया हैं जो कि काबिल इस्तेमाल ना हो या हमारी यानी कारोबारी इदारे ने जो स्पेसिफिकेशन दी है उसके डिजायर्स के मुताबिक ना हो, उनके अंदर कोई डिफेक्ट हो और उसकी वजह से अगर वो वापस कर दी जाए तो वो अशिया जो है वो परचेजेस रिटर्न कहलाती है। बाज़-औक़ात जो है वो इसके साथ ही अक्सर इदारे यूज करते हैं टर्म एंड अलाउंसेस का जिक्र करते हैं, ठीक है। अलाउंसेस थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि हम जब गुड्स जो डिफेक्टिव है हम उसके बारे में इतला करते हैं सप्लायर को।
बताते हैं कि आपकी गुड्स में जो गुड्स आपने प्रोवाइड की है उसके अंदर ये खराबी है, तो वो कारोबारीदार, वो सेलर परचेजर को कहता है कि चले गुड्स आप कह रहे हैं खराब है, आप इसको वापस भिजवाने के बजाय आप अपने पास ही रखें और इनको निस्बतन कम प्राइस पर आप सेल कर दीजिएगा, हम इसके आपसे कम कीमत चार्ज करेंगे। सो वो अलाउंसेस है, तो ये इसको आमतौर पर एक साथ ही लिख दिया जाता है, इसका एक ही अकाउंट मेंटेन कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इस्तेलाह इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक जो डिस्काउंट है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं और एक डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का पहले मैं आपको जिक्र कर दूं कि ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी जिस वक्त खरीदारी अमल में आ रही होती है उसी वक्त अगर सप्लायर जो डिस्काउंट ऑफर कर दे। हम अक्सर शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो हम दुकानदार से कहते हैं कि भाई इसमें कुछ डिस्काउंट कर दें, और वो कहता है कि चलें आप 1000 रुपए की बजाय आप 900 रुपए दे दें, 100 रुपए का वो डिस्काउंट कर देता है। सो वो जो डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, और इस डिस्काउंट का अकाउंटिंग में अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ये नहीं आता। सो ये आप स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट होता है जो कि क्रेडिट परचेज पर, देखिए कैश नहीं हुई बल्कि क्रेडिट उधार पर खरीदारी की, और अब मिसाल के तौर पर एक जो प्रोडक्ट है या वो जो बिल बना है वो बना है 10,000 रुपए का, और इसके लिए सप्लायर ने 15 दिन का टाइम दे दिया, 15 डेज, कि आपको ये क्रेडिट जो 10,000 15 दिनों में अदा करने हैं। आप परचेजर हैं, आपके पास 15 दिन से पहले रकम का बंदोबस्त हो गया। अब हर किसी की ख्वाहिश होती है, खासतौर पे कारोबारी शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो बिजनेस में अपनी परचेज को ज्यादा कम से कम प्राइस पे, तो वो 15 दिन से पहले जब अदायगी तो वो राब्ता करता है सप्लायर से, और वो कहता है कि भाई मैंने पेमेंट करनी है, आपको कैश कर दूंगा, लेकिन आप मुझे उसके ऊपर क्या डिस्काउंट कर दें। और सप्लायर अगर उसको भी कैश की जरूरत है तो वो कहते हैं चले आपने मुझे पहले अगर अदा करें तो मैं इस पे आपको 2% या 3% या 5% जैसा उसको मुनासिब लगेगा वो उसके ऊपर डिस्काउंट दे देता है। सो इस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, और ये अकाउंटिंग में दर्ज होता है, ठीक है। कैसे दर्ज होगा ये हम यकीनन जब नेक्स्ट चैप्टर में बकायदा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जनरल में खासतौर पर आपको ये डिस्काउंट क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा, क्योंकि मैं इसकी ट्रांजैक्शन के जरिए आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो टर्म है वो है सेल्स। सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, और यकीनन हर कारोबारी शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके, क्योंकि सेल ही वो चीज है जिसके ऊपर मुनाफा वो ज्यादा से ज्यादा कमा अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकता है। तो सेल होती है फरोख्त, जो अशिया हम खरीदते हैं उनको आगे फर्दर सेल किया जाता है, ठीक है। तो वो सेल्स जो है वो फरोख्त है, इसका अलग से अकाउंट बनता है, ठीक है। जिस तरह से कैश मैंने आपको बताया था, परचेजेस दो तरह की होती हैं, तो सेल्स भी दो तरह की होगी, एक कैश सेल्स है और दूसरी क्रेडिट सेल्स, यानी कि उधार पर फरोख्त की जाए, ठीक है। और अगली टर्म जो है जिस तरीके से हमने परचेज रिटर्न के मुतालिक पढ़ा है, तो ये सेल्स रिटर्न भी होती है। देखिए जो परचेजर के लिए जो रिटर्न करता है, ठीक है, वो परचेज रिटर्न कहलाती है, और वही रिटर्न सेलर अपनी बुक्स में जो है वो सेल्स रिटर्न के नाम से, ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है। यानी सेल्स की भी अशिया जो वापस आती है उनको सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस का नाम दिया जाता है, ठीक है। अगली जो टर्म है वो है डेटर्स।
कुछ बुक में इसको डेटर्स लिखा जाता है, खासतौर पे जो ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में डेटर्स का लफ्ज यूज किया जाता है। इसी तरह सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है खासतौर पे अमेरिकन, वो उसको अकाउंट रिसीवेबल्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ही क्या होते हैं अकाउंट रिसीवेबल? देखिए, मैंने सेल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया और क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो जो उधार पर फरोख्त होती है, उनसे आने वाले वक्त में पैसे लिए जाने होते हैं। तो वो जो पैसे जो फौरी तौर पे ना मिले और कुछ वक्त के बाद मिलने हो, उसे हम अकाउंट रिसीवेबल में शो करते हैं, यानी आने वाले वक्त में उर्दू में इसको हम कहेंगे कि वो मकरूज, यानी उधार पर जिन्होंने खरीदारी की होती है, ठीक है। सो अकाउंट रिसीवेबल के बाद जो अगली टर्म है वो है क्रेडिटर्स, ठीक है। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, यानी हम वो अशिया जो कि हम उधार पर खरीदते हैं, तो जिन सप्लायर से खरीदते हैं हम उनको अपनी बुक्स में क्रेडिटर्स का नाम देते हैं या अकाउंट पेबल, ठीक है। सो ये लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, जिम्मेदारी है जो कि हमने आने वाले वक्त में अदा कर। डेटर्स वो जिसको उधार पर फरोख्त की जाती है, उनसे आने वाले वक्त में वसूली की जाती है, ठीक है। सो ये बुक्स में बतौर एसेट रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है जी। अगली अगर हम टर्म देखें तो वो है कैपिटल, ठीक है। और इसके साथ अक्सर इसको ओनर्स इक्विटी लिखते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको देखें, अक्सर स्टूडेंट्स को गालिबन कुछ टीचर्स भी बताते हैं या शायद वो क्लियर नहीं कर पाते, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि कैपिटल और ओनर्स इक्विटी में जो फर्क है, कैपिटल वो रकम होती है जिससे हम बिजनेस का आगाज करते हैं। जो बिजनेस शुरू करते वक्त जो सरमाया दरकार होता है या जो सरमाया बिजनेस में लगाया जाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। जबकि ओनर्स इक्विटी क्या है, इसमें थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। देखिए, कारोबार जैसे जैसे चलता है उसमें मुनाफा भी होता है, उसमें नुकसान भी होता है। तो मुनाफे की सूरत में कैपिटल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और नुकसान होने की सूरत में कैपिटल कम हो जाता है। सो वो जो बढ़ने और कम होने के बाद जो उसका बैलेंस होता है वो ओनर्स इक्विटी, यानी मालिक का बिजनेस के ऊपर क्लेम। ये हम आगे चल के इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ओनर्स इक्विटी में फर्क है कि ये कैप प्रॉफिट और लॉस ऐड या लेस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसे ओनर्स इक्विटी कहते हैं, ठीक है। अगली टर्म जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और इसके मुतालिक भी जानना बहुत जरूरी है, वो है एसेट। एसेट होते हैं सरमाया, ठीक है। एसेट्स इसकी जमा है, सरमाया नहीं बल्कि असासा, असासा जात बिजनेस के, यानी वो चीजें जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर कारोबार को फायदा देती हैं, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट तो सेल्स से कमाया जाता है, लेकिन उसमें जो मददगार होते हैं वो कंपनी, जितने कंपनी के एसेट्स ज्यादा होंगे उतना ही कंपनी का बिजनेस ज्यादा होगा। सो असासाजात जो है ना कंपनी के लिए बहुत ज्यादा, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने ज्यादा असासा होंगे उतनी ही बिजनेस की कहते हैं कि माली हालत हालत बेहतर है, ठीक है। इसके साथ साथ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज वो जिम्मेदारियां होती हैं, वो रकम होती है जो कि हमने दूसरे लोगों को अदा करनी होती है फ्यूचर डेट्स में, उन्हें लायबिलिटी कहा जाता है बिजनेस की तरह। ये क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है लायबिलिटी में, मैं इसके मुतालिक आपको डिटेल से भी यकीनन बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ रेवेन्यू, रेवेन्यू बिजनेस की आमदनी होती है, कारोबार की आमदनी, ठीक है। इसको इनकम का नाम भी दिया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा होता है सेल्स करने का। रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो सर्विस से जो आमदनी है, जैसे एक मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, उसने एक क्लिनिक बनाया हुआ है, तो वो सर्विस दे रहा है। तो वो सर्विस से जो पेशेंट से वसूल करेगा, वो फीस वसूल करेगा, वो उसका सर्विस रेवेन्यू। इसी तरह एक ट्रेडिंग बिजनेस है जो अशिया को फरोख्त करता है, ठीक है, वो सेल्स कर रहा है, तो सेल से जो चीज वो वसूल करेगा, जो आमद कैश वसूल करेगा, तो उसे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स कहा जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक्सपेंसेस की टर्म इस्तेमाल होती है,
एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? अखराजात, कारोबार के अखराजात। देखें, इस बिजनेसमैन का या किसी भी शख्स का दिल नहीं करता कि वो अखराजात करे, उसकी ज्यादा ख्वाहिश होती है कि वो रेवेन्यूज हासिल करे, लेकिन अखराजात जरूरी है। ठीक है, अखराजात के बगैर हम वो फायदे हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे तनख्वाहें दी जाती हैं, जैसे किराया दिया जाता है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया जाता है, इस तरह के कन्वेंस है, ट्रैवलिंग है, बहुत सारे अखराजात। तो हमेशा प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो वो बता दिया कि प्रॉफिट में से माइनस आउट। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन। सो प्रॉफिट भी एक टर्म है जो कि आप मोस्ट कॉमनली आप देखते हैं। तो रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तो जो बच जाने वाली रकम है वो प्रॉफिट कहलाती है। और अगर किसी कारोबार के एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो फिर जो कि एक कारोबारी शख्स कभी भी नहीं चाहता, लेकिन वो उसको अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो उसको नुकसान बर्दाश्त करना हो, उसको हम नुकसान कहते हैं, और ये लफ्ज कभी भी किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और फाइनली जो टर्म मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो है अकाउंटिंग पीरियड। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड करने के लिए जो हम एक खास एक स्पेसिफिक पीरियड लेते हैं। ठीक है, जिस अरसे में हम उसका बिजनेस को के रिकॉर्ड्स को क्लोज करते हैं, सो उसको हम अकाउंटिंग पीरियड का, जो कि नॉर्मली 1 साल का होता है, तो ये 6 माह का भी हो सकता है, 3 माह का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर जो जिसमें हमने एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स खासतौर पे सरकारी पब्लिक इदारों में हमने जमा करवाने होते हैं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जो जरूरी होता है, तो वो अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 साल का होता है। बट ये कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है 1 साल से। तो आज हमने जो लिया है लेसन वो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के मुतालिक है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज अगर आपको पता होंगी, ये कॉन्सेप्ट पता होंगी, आप अकाउंटिंग को बेहतर अंदाज में जान सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आपके व्यूज, आपके कमेंट्स बताएंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स और कम्युनिटी के साथ इसको शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आप लोग पसंद कर रहे हैं मेरे लेक्चर्स को, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग के कन्वेंशंस हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और आपके जो है वो लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।